जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र की इस सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मौर्यन एम्पायर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा प्री हिस्ट्री में स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री में आपका चाल्कोलिथिक एज भी कह सकते हैं इसको, चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। आईवीसी कहें, चाल्कोलिथिक एज कहें, ये सब प्रोटो हिस्ट्री में आता है। उसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट हो जाता है राइट आफ्टर वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज भी हम दो भाग में डिवाइड कर रहे थे। वैदिक एज के बाद जब हमने देखा अब इंडिया में क्या हो रहा है, धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हो करके वापस आ रहे हैं, उठ रहे हैं, ठीक है, इमर्ज हो रहे हैं। वैदिक एज के बाद से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर अपनी चरम सीमा पर जो है आ जाता है। अब जब ऐसे में सेटलमेंट से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ज़मीन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। जब ज़मीन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी तो इस तरीके से क्या होगा, राजा महाराजा भी धीरे धीरे जो है उठने बढ़ने लगेंगे, अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगेंगे अपने यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो वैदिक एज के बाद से जनपद, महाजनपद, ऐसे हम कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब पूरे इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में क्या होता है, छोटे छोटे जगह पे जो है किंगडम्स इमर्ज होते हैं, बहुत छोटे छोटे, नॉट प्रोमिनेंटली, बट चोला, चेरा, पांड्याज, है ना, ये सब जो है साउथ में इमर्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं। जबकि मिडविल एज में ये चोला, चेरा, पांड्यास ये बहुत प्रोमिनेंटली इमर्ज होकर के हमारे सामने आते हैं। अब ऐसे में महाजनपद के कंसेप्ट के बाद 6th सेंचुरी BC के बाद सबसे जो हमको मेन एम्पायर दिखता है वो मौर्य एम्पायर दिखता है, ठीक है। काफ़ी वास्ट एम्पायर होता है। अब चूँकि मौर्य एम्पायर काफ़ी वेल नोन और वास्ट एम्पायर है तो इसके आगे पीछे की हिस्ट्री जानना थोड़ा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो बुक में तो ऐसा बहुत मेंशन नहीं है, पर फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी आती है मगध में, ठीक है। हर्यक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी आती है। नंद के बाद मौर्य डायनेस्टी आती है। मौर्य के बाद शुंग डायनेस्टी आती है और शुंग के बाद कण्वा डायनेस्टी आती है, ठीक है। और इसके बाद कण्वा डायनेस्टी के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे सतवाहन्स का भी एमर्जेंस होने लगेगा, क्योंकि राष्ट्र कण्वा रूलर को जो है सतवाहन किंग सिमुक डिफीट करते हैं, ठीक है, डिफीट करते हैं किसी कंस्पिरेसी के थ्रू, जो है उनको मार देते हैं। उसके बाद सतवाहन जो है पीरियड स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ में आपका गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो जाएगा नॉर्थ इंडिया में। साउथ में महाराष्ट्र साइड में आप देखेंगे सतवाहन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि हमने देखा मौर्यन डायनेस्टी एक इम्पॉर्टेंट और एक वास्ट डायनेस्टी के रूप में उभर करके सामने आती है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड माना जाता है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर माने जाते हैं इंडिया के। वाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया इज़ कंसीडर्ड, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय वैदिक एज के बाद क्या होता है, 16 महाजनपद में इंडिया डिवाइडेड होता है। अब इन्हीं महाजनपदों को सोचिए पूरा कंसोलिडेट करके अपना एक एम्पायर बनाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक भी आप इनको, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है बेटे होते हैं बिंदुसार के बेटे होते हैं अशोक, ठीक है। अशोक का आप कार्यकाल अगर देखें तो देखिए प्रेजेंट डे ईरान से लेकर के डीप साउथ तक एक्सेप्ट चोला, पांड्या और चेरा, ठीक है, इन लोगों को छोड़ करके पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष में एक्सेप्ट कह रही हैं इंक्लूडिंग ईरान के बॉर्डर तक में आप देख सकते हैं अशोक का जो है मौर्यन डायनेस्टी का जो है एम्पायर एक्सटेंड होता है, ठीक है। अशोक का बेसिकली ये मैप है, अशोक जब रूल करते हैं। तो वन ऑफ द ग्रेट एम्परर क्यों माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को? क्योंकि ये पॉलिटिकली यूनाइट करते हैं कंट्री को, ठीक है। पूरे
भारतवर्ष को एक तरीके से अपने एम्पायर में मिला लेते हैं, पूरा एक राज्य बन के उभर करके सामने आता है भारतवर्ष। ठीक है, इसीलिए इनको वन ऑफ द ग्रेट एम्परर या मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, उसके बाद आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस मैप का। यहाँ पे देखिए ये बात लिखी है, एक्सेप्ट असम और डीप साउथ को छोड़ करके पूरा भारतवर्ष अशोक के एम्पायर का जो है हिस्सा हुआ करता था। अब क्या राज होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं, जो मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड करते हैं, धनानंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हरा के मौर्यन डायनेस्टी फाउंड करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ऐसे में इनका साथ कौन देता है? तो विष्णुगुप्त, या इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं या कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। बेसिकली चाणक्य जो है नाम से काफ़ी फेमस हैं। तो चाणक्य इनके एडवाइज़र होते हैं और इनके चीफ प्रीस्ट भी होते हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। यही इनको काफ़ी हेल्प करते हैं मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश और कंसोलिडेट करने के लिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी होती है अर्थशास्त्र नाम की, और इस अर्थशास्त्र का नाम पढ़ के आप ये मत सोचिएगा कि ये जो है इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है, बिल्कुल नहीं, इकोनॉमी से रिलेटेड बुक कतई नहीं है। ये उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन को दिखाती है। ठीक है, ये पॉलिटिकल कंडीशन पे बेस्ड बुक्स है। इसमें बताया जाता है कि राजा कौन होता है, राजा के कर्तव्य को क्या होते हैं, राजा के मित्र क्या होते हैं। इसमें सप्तांग थ्योरी दी गई है अर्थशास्त्र में। ठीक है, सप्तांग थ्योरी, एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट पॉलिटी। ठीक है, इवन चाणक्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मैकियावेली ऑफ इंडिया। एक्चुअली मैकियावेली इटली के जो है फिलोसफर होते हैं, और वो भी राजा के कर्तव्य, राजा के जो है इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होने चाहिए, राजा को कैसे रूल करना चाहिए, वो सब के बारे में भी उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। और अर्थशास्त्र में भी सेम चीज़ें हैं, तो इसीलिए चाणक्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब जो रुद्र दमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन होता है, इससे हमें पता चलता है कि पुष्यगुप्त, ठीक है, ये चंद्रगुप्त के प्रोविंशियल रूलर हुआ करते थे। ठीक है, पुष्यगुप्त ने एक डैम का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? अनर्ता में और सौराष्ट्र में। ये प्रेजेंट डे गुजरात में पड़ते हैं दोनों स्टेट। ठीक है, तो अनर्ता और सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त, जो कि एक प्रोविंशियल गवर्नर होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, इन्होंने डैम का निर्माण करवाया था। इस तरह से हमें ये भी पता चलता है कि गुजरात साइड का एरिया था वो भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, है ना। नेक्स्ट, अब चंद्रगुप्त ने सेलिकस गवर्नर होता है किसका? अलेक्जेंडर के एम्पायर का। ठीक है, तो इनके एम्पायर का जो गवर्नर होता है सेलिकस नाम का, ये इन्वेड करता है, और इन्हीं को कहाँ पे इन्वेड करता है? चंद्रगुप्त एम्पायर के टाइम पे, चंद्रगुप्त एम्पायर नहीं, चंद्रगुप्ता के टाइम पे इन्वेड करता है इंडिया में, और चंद्रगुप्त इनको डिफीट कर देते हैं 305 BCE में। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो कई चीज़ें हम देखेंगे, कई इंस्क्रिप्शंस हो गए। ठीक है, इनके माध्यम से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। जैसे कि इंडिका हो गई, उसके बाद मुद्रा राक्षस हो गई जो विशाख दत्त ने लिखी है, उसके बाद आपका जो अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा। तो ये सब डिफरेंट बुक्स हो गए, और कई मेजर एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस भी मिलेंगे जिसके बारे में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन डायनेस्टी से संबंधित कई जानकारियाँ भी आगे प्राप्त होती हैं। तो ऐसे में एक किताब होती है मुद्रा राक्षस। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे विशाख दत्त। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्त, इसमें से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल की काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब मुद्रा राक्षस की एक कमेंट्री है जिसको धुंधी राजा ने लिखा है। इसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का सन बताया गया है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक कुलीन इंसान थे। ठीक है, वृषल
वृषल या कुलीन, ठीक है, उनको वृषल या कुलीन भी इस बुक में डिफाइन किया गया है। किसमें? जो मुद्रा राक्षस की कमेंट्री होती, धुंधीराज ने तो लिखा है, मुद्रा राक्षस की कमेंट्री में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलीन कहा गया है। उसके बाद विशाख दत्त की और राइटिंग्स के बारे में अगर हम जानें तो पहला तो उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी है, दूसरा देवी चंद्रगुप्तम लिखी है, और तीसरी अभिसारिका बंधिकतम या अभिसारी कवन चितकतकेन, ठीक है, ये 3 पुस्तक लिखी हैं विशाख दत्त ने। इन 3 पुस्तकों का नाम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बुक का नाम दे करके, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विलियम जोन्स। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाना कि सैंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। अब एक ग्रीक राइटर हैं जस्टिन, इन्होंने ये बताया है कि सैंड्रोकोटस और अलेक्जेंडर की मीटिंग हुई थी कभी, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य कभी साथ ही रहे होंगे या इनके बीच अलाइज रही होंगी, है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पिता होते हैं बिंदुसार, सॉरी पिता नहीं बेटे, ठीक है। तो ग्रीक राइटर बिंदुसार को एमिट्रोकेट्स कहते हैं, ठीक है। इसी एमिट्रोकेट्स को संस्कृत में अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? किलर ऑफ एनिमीज, ठीक है। अमित्रघात का मतलब होता है किलर ऑफ एनिमीज, ठीक है। अब जैन टेक्स्ट में इन्हीं बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बिंदुसार की माता यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ दुर्धरा थी, ठीक है। उसके बाद दिव्य वदन, इस बुक में कई बुद्धिस्ट कहानियाँ मेंशन हैं। इस दिव्य वदन के अनुसार तक्षशिला में रिवोल्ट होता है, ठीक है। बिंदुसार के कार्यकाल में तक्षशिला में रिवोल्ट होता है और इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए बिंदुसार अशोक को भेजते हैं और अशोक यहाँ पे रिवोल्ट को बाकायदा सक्सेसफुली वैनिश भी करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस ने डिमैकस को एज एन एम्बेसडर बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। किसको? डिमेस्कस को। और प्लिनी के अनुसार टॉलमी के किंग ने फिलाडेल्फस, इजिप्ट के फिलाडेल्फस ने डायोनाइस को सेंड किया था। किसके? मौर्य के कोर्ट में, मौर्यंस के कोर्ट में। कौन से मौर्यन के कोर्ट में किया था ये मेंशन नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल मेंशन है ना। तो जो डायोनिसस होते हैं ये बिंदुसार के टाइम पे आते हैं, बिंदुसार के कोर्ट में आते हैं, ठीक है। और बिंदुसार इनसे 3 चीज़ की डिमांड करते हैं, नॉट इनसे, एक्चुअली सीरियन किंग से, ठीक है। सीरिया के किंग से 3 चीज़ की डिमांड करते हैं, स्वीट वाइन की, ड्राई फिग्स की और फिलोसोफर की। एंटियोकस बाकी चीज़ तो भेज देते हैं लेकिन फिलोसोफर को नहीं भेजते हैं, ठीक है। फिलोसोफर को बिंदुसार के कोर्ट में नहीं भेजते हैं। अब बुद्धिस्ट एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि जो अशोक थे वो अवंती यानी कि उज्जैनी के वायसराय हुआ करते थे, ठीक है। और अशोक के कार्यकाल में हम देखेंगे जब अशोक राजा बनते हैं तो एक्सेप्ट असम और डीप साउथ जिसमें चोला और पांड्या राज करते हैं, वहाँ छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। इनफैक्ट ईरान से बाउंड्री लगती थी उस समय अशोक के कार्यकाल में, जो प्रोविंसेस होते थे, ठीक है, ईरान से बाउंड्री लगती थी। इस मैप में आप देख सकते हैं, है ना, इस चीज़ को। अब अशोक के कार्यकाल की बात करें तो अशोक मगध की गद्दी पे 269 BCE में बैठते हैं, ठीक है। BCE कहें या BC कहें, दोनों एक ही बात होती है। अब आप अशोक के इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे तो अशोक के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में इनका नाम हमें अशोक नहीं बल्कि देवानामपिय
या देवना पियदसी के नाम से जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, अपने आप को ये दो नाम से मेनली जो है बुलवाते हैं। देवनाम पिय बुलवाते, क्या लिखा है उस इंस्क्रिप्शन में, देवनाम पिय या देवाना पियदसी। इसका मतलब क्या होता है, भगवान का बेहद प्यारा, बिलव्ड ऑफ गॉड्स। अशोक के 13वें शिलालेख से, इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि अशोक ने जब कलिंगा पे आक्रमण किया था तब भीषण जो है नरसंहार हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, जिससे जो है अशोक का हृदय जो है एकदम परिवर्तित हो गया। ठीक है, और इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, बुद्ध की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया था और ये बुद्धिस्ट बन गए थे। फिर ये धम्म की मार्ग पे चलने लगे थे। ठीक है, तो इनकी धम्म की नीति क्या कहती है, इनकी धम्म की नीति बेसिकली आधारित है लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, कि ह्यूमैनिटी के वेलफेयर पे काम करेंगे। बुद्ध कह रहे हैं, अशोक की धम्म नीति हुआ करती थी। उसके बाद सिन्हली फोकलोर है, दीपावंशा और महावंशा में मेंशन है कि जो अशोक की तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक की नहीं, बुद्ध की तीसरी काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट थर्ड काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसको मोगलीपुत्रतीस ने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट थे। और कौन से राजा के कार्यकाल में हुई थी, तो अशोक के कार्यकाल में हुई थी। अब अशोक के कार्यकाल का या अशोक का इतिहास जानने के लिए हमें मेनली अशोक ने एम्पल अमाउंट ऑफ जो है इंस्क्रिप्शंस छोड़े हैं, जिससे हमें मौर्यन के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और अशोक की इन्हीं इंस्क्रिप्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रॉक इंस्क्रिप्शन या पेट्रोग्राफी, मतलब कि रॉक के ऊपर जो है गुदाई करके लिख दिया जाता था मैसेज, जो भी राजा का हुआ करता था। और ये टोटल 14 पार्ट में जो है 14 वेरियस इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिले हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलम इंस्क्रिप्शन हुआ करता था और केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कॉलम इंस्क्रिप्शन कहने का मतलब पिलर्स में कहीं खुदाई करवा दी, गुदवा दिया, लिखवा दिया, केव में लिखवा दिया। ठीक है, तो इन सब इंस्क्रिप्शन से अशोक के बारे में हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर इंडिका नामक पुस्तक से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अर्थशास्त्र से भी होती है। अर्थशास्त्र से विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिख रखी है उससे भी जो है जानकारी हमें कुछ प्राप्त होती है। प्लस अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है ना। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हमें एम्पल अमाउंट ऑफ जानकारी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में मिलती है। अब ये अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेज, उस समय जो है लोग प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। आपने देखा होगा बुद्ध की फ़िलॉसफी भी उस समय काफ़ी प्रचलित हुई थी, बुद्ध और जैन की भी, ये लोग भी प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, है ना। जबकि उस वक्त के ब्राह्मण संस्कृत का यूज़ करते थे। संस्कृत बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज हुआ करती थी जो लोगों के जनरली समझ में नहीं होती थी। आम बोलचाल की भाषा प्राकृत होती थी, है ना। तो लोगों को मैसेज देने के लिए, लोगों को अपना मैसेज देने के लिए किंग जो है आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता था, वो थी प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, तो अशोक के जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें प्राकृत लैंग्वेज में मिलेंगे। और इनमें स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ हुई है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुई है। अब इसी ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं और उसके बारे में हमें फिर मौर्यन डायनेस्टी के बारे में और जानकारी हमें जो है प्राप्त होती है। अच्छा हाँ, एक बात और, ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में तो थे ही, लेकिन जो भारतवर्ष का नॉर्थ वेस्टर्न इलाका था, जैसे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले जो इलाके थे, यहाँ से हमको 2 इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले हैं जो खरोष्टी स्क्रिप्ट के रहे हैं। ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट कैसे जन्म हुई थी, इंडियन स्क्रिप्ट और ईरानियन इंस्क्रिप्ट का। ठीक है, ईरानियन स्क्रिप्ट का एक तरीके से कह सकते हैं सम्मिश्रण है खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो शाहबाज गढ़ी जो पाकिस्तान पड़ता है प्रेजेंट डे, और मानसेरा पाकिस्तान में ये भी पड़ता है। ठीक है, तो इन 2 जगह से हमें खरोष्टी स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है। एक रूइंड इंस्क्रिप्शन अरामई के स्क्रिप्ट में हमें तक्षशिला से भी प्राप्त होती है। उसके बाद शार ए कुना
कांधार इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये बाइलिंगुअल है ग्रीक और अरामीक स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये शार ए को ना कांधार इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, जिसमें हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले अशोक ने ही हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन बनाया था इंडिया में। हॉस्पिटल, हर्बल गार्डन के अलावा कुएं बनवाए थे। उसके बाद शैडो के लिए ट्री भी प्लांट करवाया था। अशोक के सेकंड इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता चोला, पंड्या, सतियापुत्र, केरलापुत्र या ताम्रपर्णी प्रेजेंट है, इसको श्रीलंका कहते हैं ना। ये सब अशोका के एम्पायर के हिस्से नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ये जानकारी हमको अशोक के सेकंड इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। इसीलिए इन स्टेट्स को एजेस स्टेट भी कहा जाता था, ठीक है। ये डीप साउथ के स्टेट होते थे। प्रेजेंट डे केरला और तमिलनाडु वाले इलाके थे, इनको एजेस स्टेट भी कहते थे। अब मौर्यन अम्पायर के कुछ ऑफिशियल हैं, उनके नाम जान ले। कई बार एग्ज़ाम में जो है नाम दे करके पूछ लेता है कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ करती थी। अब जो सबसे छोटे लेवल पे आप कह सकते हैं विलेज लेवल पे, ठीक है। ये विलेज लेवल पे सर्वे करने का काम करते थे रज्जुका लोग, ठीक है। ये सबसे छोटे लेवल पे विलेज लेवल के अधिकारी हुआ करते थे और ये सर्वे करने का काम करते थे। सर्वे करने का मेन मतलब क्या हुआ, ठीक है। भाई राजा ने कुआं खुदवाया या लोगों को कोई समस्या है या कोई चीज़ बनी या नहीं बनी, कोई इंस्क्रिप्शन जो है लोगों ने फॉलो किया या नहीं किया, इन सब चीज़ों को देखने सर्वे करने का काम मेनली रज्जुका का होता था, ठीक है। उसके बाद जो टॉप सेकंड ऑफिशियल्स होते थे ये युक्ता होते थे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को युक्ता कहते थे और ये मेनली टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। उसके बाद जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं प्रदेशिका इनको कहते थे, ठीक है। ये डिवीज़न के लेवल पे डिसाइडेड थे, ठीक है। डिवीज़न लेवल के ऑफिसर्स थे, ठीक है। और प्रेजेंट डे हम इन्हें डिविजनल कमिश्नर के रूप में जो है मान सकते हैं। अब देखिए कैसे ये ऑफिशियल का जो है हायरार्की होती थी, इस तरीके से देखें। भाई जो इंडियन स्टेट्स हैं, अब स्टेट किस में डिवाइड होता है, एक मिनट यहाँ पे देखेंगे। स्टेट डिवाइड होता है किस में, डिवीजन में, ठीक है। अब ये डिवीजन फर्दर डिवाइडेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइडेड होंगे आपके विलेज में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो डिवीज़न हुआ ये बड़े लेवल के अधिकारी हुआ करते थे, है ना। प्रदेशिका टॉप ऑफिशियल्स होते थे डिवीज़न लेवल के। प्रेजेंट हम इन्हें डिविजनल कमिश्नर के रूप में जो है मान सकते हैं और ये जुडिशियल काम भी देखते थे उस समय का। अब अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया है कि जो मर्चेंट्स का कॉन्वॉय होता था, मर्चेंट्स का ग्रुप होता था, उनको सरथवाह कहा जाता था। अब ये देखिए ये सारनाथ पिलर है। ये सारनाथ पिलर को किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। करेंटली ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है ना, राष्ट्रीय प्रतीक है और मौर्यन आर्किटेक्चर का ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, ये पिलर आर्किटेक्चर जो है। अब देखिए ये पूरा पिलर हुआ करता था ये नीचे से, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपने देखा शेर बना हुआ है, ठीक है। ये पावर का प्रतीक हुआ करता था। इसमें चक्र बना हुआ है और ये बेल बॉटम है ना। तो ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है। अब हमने देखा कि अशोक के जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे होते थे, है ना। इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करती थी, सबसे पहले उसको जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं, ठीक है। अब जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले कब 1837 में पढ़ते हैं, डिसाइफर करते हैं। अब हर इंस्क्रिप्शन में इनका नाम देवा नाम पियादसी इस तरीके से मेंशन हुआ करता था। तो जेम्स प्रिंसेप को ऐसा लगा
कि ये श्रीलंकन किंग हैं, ठीक है। लेकिन बाद में दीपावंशा और महावंशा जो सिन्हली लोगों की इंस्क्रिप्शन है, इनसे हमें पता चलता है कि ये जो नाम यूज़ हुआ है ये अशोक के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इनका नाम अशोक है, देवा नाम पियदसी या पियदसी ही अशोक हैं, ये हमें कंफर्म कहाँ से पता चलता है? तो पहला तो दीपावंशा और महावंशा जैसे सिन्हली यानी श्रीलंका की जो इंस्क्रिप्शन कह रही सिन्हली जो फोकलोर से हमें पता चलता है कि इनका नाम अशोक है। दूसरा, हमें कर्नाटक में एक मास की इंस्क्रिप्शन मिलता है, उससे भी इनका नाम फाइनलाइज्ड हो जाता है कि हाँ अशोक ही पियदसी हैं। खरोष्टी स्क्रिप्ट की बात करें तो हमने देखा कि ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में जो है पाया जाता था, और ये जो लिखाई लिखी जाती है ये राइट से लेफ़्ट की ओर लिखी जाती है, उल्टा लिखी जाती है, ठीक है। अब अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कहाँ जाते हैं? भ्रमण करने जाते हैं लुम्बिनी, ठीक है। और लुम्बिनी में ये रुमिन्यदेई पिलर भी इस्टेब्लिश करवाते हैं, इरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब इस पिलर से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई कि अशोक ने यहाँ पे रिलीजियस टैक्स जो है ख़त्म कर दिया, घटा दिया, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने रिलीजियस टैक्स को माफ़ भी कर दिया, ठीक है। क्यों माफ़ कर दिया था? क्योंकि सीधी सी बात है, भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस माना जाता है, इसलिए यहाँ से रिलीजियस टैक्स इन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू था, लैंड का जो टैक्स था, इन्होंने 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया। अशोक का नाम हमें गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट से भी अशोक पता चलता है, ठीक है। और ये एडिक्ट हमको गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट कहाँ से मिला है? दतिया मध्य प्रदेश में। और ये जो रॉक एडिक्ट था ये उज्जैन से भरूच के रास्ते में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। अब अशोक के 13वें रॉक एडिक्ट से, रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन से या रॉक एडिक्ट से हमें कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। और ऐसा पता चलता है कि कलिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता था अशोक के लिए, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है जगह कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं आज की डेट में स्ट्रैटेजिक प्लेस हुआ करती थी, ठीक है। तो ये अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए इनका कलिंग पे विजय करना बेहद ज़रूरी था, ठीक है। कंट्री को पॉलिटिकली यूनाइट करने के लिए बेहद ज़रूरी था। पॉलिटिकली यूनाइट करने का मतलब हम क्या देखेंगे कि स्टेट का एक्सपेंशन, भाई हर राजा है वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है ना। तो पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस इसकी ये थी कि भाई उनको अपने स्टेट का एक्सपेंशन करना था। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इसकी ये थी कि जो कलिंग था ये नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था, है ना। और ये जो कलिंग का क्षेत्र था यहाँ पे बेसिकली जो है मगध ट्रेडर्स थे, ये ईस्ट कोस्ट में जो है व्यापार ही नहीं कर पाते थे, है ना। तो इसका व्यापार भी काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट होता था, नॉर्थ साउथ का आवागमन भी काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट होता था। तो इस चीज़ के लिए भी इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी थी, इसीलिए इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर विजय भी प्राप्त किया, ठीक है। तो कलिंग का युद्ध हमें 13वें शिलालेख से कलिंग के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अब कलिंग के युद्ध के साथ साथ इसी 13वें रॉक एडिक्ट से हमें ये भी पता चलता है कि अशोक के ये इन 5 यवन किंग के साथ रिलेशंस भी थे। ये कौन से किंग थे? तो सीरिया के राजा एंटियोक थे, इजिप्ट के राजा तुरामै थे, उसके बाद मैसिडोनिया के राजा अंतकिनी या इनको अनिकिनी भी कहा जाता था, 4th लिबिया के राजा मकमास थे, और ग्रीक के राजा अलीक सुंदर, ठीक है। तो 13वें शिलालेख से हमें पहला तो पता चलता है कि कलिंग का वॉर पता चलता है, और दूसरा हमें पता चलता है कि अशोक के इन 5 यवन किंग के साथ रिलेशन भी थे। उसके बाद अशोक के पहले रॉक एडिक्ट से हमें ये पता चलता है, उसमें कहा गया है कि यहाँ पे किसी भी जानवर की ना बलि दी जाती है और ना ही मारा काटा जाता है, ठीक है।
जबकि ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले कि बुद्धिज़्म को अपनाने से पहले लाखों नहीं मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स जो है मारे जाते थे करी बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन धम्म का एडिक्ट लिखने के बाद केवल 3 क्रिएचर जो है मारे जाते हैं, 2 पीकॉक और 1 हिरन, ठीक है। और उसके बाद इन फ्यूचर में ये भी नहीं मारे जाएंगे, ऐसा बताया है फर्स्ट रॉक एडिक्ट में, ठीक है। अब सेकंड और 13th इन दोनों रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है कि जो संगम किंगडम थे, चोला, चेरा और पंड्या, ये अशोक का हिस्सा नहीं थे, ठीक है। अशोक के एम्पायर का हिस्सा नहीं थे। एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें सोहगौरा से मिलता है। सोहगौरा प्रेजेंटली गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो सोहगौरा से जो हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है, यहाँ से हमें पता चलता है, पहली बात तो ये मौर्यन रिकॉर्ड को मेंशन, मौर्यन रिकॉर्ड्स इसमें होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पता चलता है कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि फेमाइन के टाइम पे फूड ग्रेन्स को जो है प्रिजर्व करके रखा जाना है। तो सोहगौरा प्लेट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें पता ये चला कि फेमाइन के टाइम पे राजा ने आदेश दिया है कि फेमाइन के टाइम पे फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, ठीक है। और उसके कुछ रिलीफ मेजर्स भी जो लिए गए थे, बाद में लोगों को रिलीफ मिला उस चीज़ से। फेमाइन के टाइम पे लोगों को इस जो प्रिजर्व्ड फूड था इससे काफ़ी रिलीफ मिली। ये बात कहाँ से पता चलेगी? ये महास्थान इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, ठीक है, महास्थान इंस्क्रिप्शन। और ये महास्थान इंस्क्रिप्शन एक्चुअली है कहाँ पे? करेंटली इन बांग्लादेश, बोगरे डिस्ट्रिक्ट। अब जो लैंड ग्रांट का कंसेप्ट है ना, भूदान, जो भूदान दिया जाता था पंडितों को, ये सबसे पहले सतवाहना किंग्स के हमें जो है कार्यकाल में दिखेगा। मौर्यन किंग्स जो रहे हैं वे कभी भी भूदान नहीं देते थे, ठीक है। भूदान का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि मेन मौर्यन किंग अशोक रहे हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म को इन्होंने अडॉप्ट किया था, इन्होंने शेल्टर भले दिया है जो बुद्ध मंक्स थे उनको रहने के लिए, अदरवाइज़ इन्होंने भूदान का मतलब कभी किसी इंस्क्रिप्शन से हमें भूदान का कोई जिक्र नहीं मिला है। तो सबसे पहले जो भूदान का जिक्र मिला है ये सतवाहना किंग्स के टाइम पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में। तो मौर्यन आर्किटेक्चर में हमने देखा कि स्तूप जो था ये इनका बेस्ट आर्किटेक्चरल जो है एग्जाम्पल माना जाता है, प्लस पिलर आर्किटेक्चर भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब स्तूप आर्किटेक्चर में जो सांची का स्तूप है ये प्रेजेंटली पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था अराउंड 3rd सेंचुरी BCE में, ठीक है। सांची और भरहूत इन दोनों स्तूपों को अलेक्जेंडर कनिंघम ने डिस्कवर किया था। उसके बाद जो अमरावती स्तूप है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मिला है हमको। धामेक स्तूप बनारस में है और ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है धामेक स्तूप। सांची स्तूप, भरहूत स्तूप और अमरावती स्तूप, ठीक है। ये 3 जो स्तूप हैं ये मौर्यों के कार्यकाल से जो है संबंधित हैं, बेसिकली अशोक के कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है। उन्होंने बनवाए थे इन स्तूपों को, जबकि धामेक स्तूप गुप्ता जो है किंग्स ने बनवाया था। अब भाबरू इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें पता चलता है कि अशोका बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट कहने का क्या मतलब हुआ? बुद्ध की आइडियोलॉजी को मानने वाले, ठीक है। तो बुद्धिस्ट IST जब किसी नाम के आगे लगता है तो वह नाउन होता है, ठीक है। ऐसा नाउन जो एक पर्टिकुलर विचारधारा को मानता है, ठीक है। तो भाबरू इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि अशोक बुद्धिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अपने इसी इंस्क्रिप्शन में ये भी पता चलता है कि उन्होंने अपने आप को प्रियदर्शी राजा कहा है, ठीक है। मगध का प्रियदर्शी राजा, मगध का प्रिय शासक, ठीक है। उसके बाद इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने हंटिंग स्टॉप कर दी थी और पिलग्रिमेज ट्रिप्स शुरू कर दी थी। हंटिंग मतलब जानवरों को मारना जो है बंद कर दिया था, ठीक है,
क्योंकि बुद्धिज़्म का एक मेन आइडियोलॉजी है जो नॉन वायलेंस को जो है वो करता है, प्रमोट करता है ना। और स्टार्टेड पिलग्रिमेज ट्रिप में ये क्या करते थे, तीर्थ यात्रा में ये क्या करते थे, धम्म की नीति को बढ़ाने के लिए, धम्म की नीतियों को बताने के लिए, उनके विस्तार के लिए इन्होंने ये पिलग्रिमेज ट्रिप जो है किया करते थे। इस ट्रिप में जो है बुद्धिस्ट मंक हो गए या बुद्ध के जो विचारधारा को जो है प्रसारित करने के लिए अलग अलग महान व्यक्ति लोग जाते थे और जो है बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, उसके बाद इसी इंस्क्रिप्शन से, भाबरू इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि अशोक ने सीक्वेंस वाइज एक ट्रिप भी करी थी। ठीक है, कैसी ट्रिप करी थी, ये बुद्ध से रिलेटेड थी। लुम्बिनी कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो सबसे पहले वो लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया गए, फिर सारनाथ गए जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर, श्रावस्ती में उनकी डेथ, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा भाषण दिए थे, कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में उन्होंने ट्रिप करी थी अपनी। कहाँ से पता चलती हैं सारी बातें, भाबरू इंस्क्रिप्शन से। उसके बाद मगध यानी कि मौर्य अंपायर के टोटल 5 प्रोविंस हुआ करते थे अशोक के कार्यकाल में। ठीक है, अब इन 5 प्रोविंसेस की जो कैपिटल थी, इसमें से 5 प्रोविंस थे उत्तरपथ, अवंतीरथ, कलिंग, दक्षिणापथ और प्रचार्यपथ। ठीक है, प्रच्यपथ। उत्तरपथ की कैपिटल तक्षशिला होती थी, अवंतीरथा की कैपिटल उज्जैनी होती थी, कलिंगा की कैपिटल तोशली होती थी, दक्षिणापथ की कैपिटल सुवर्णगरी थी और प्रच्यपथ की कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, तो ये टोटल 5 प्रोविंसेस थे मौर्यन एम्पायर के। अब 4th सेंचुरी BCE में क्या होता है, मेगस्थनीज नाम का एक ग्रीक हिस्टोरियन इंडिया में आता है। ठीक है, सेलिकस निकेटर राजा होते हैं। ठीक है, ये अपने एम्बेसडर मेगस्थनीज को इंडिया में भेजते हैं। कब आते हैं मेगस्थनीज, 4th सेंचुरी BCE में इंडिया में आते हैं, चंद्रगुप्त के कोर्ट में आते हैं। ठीक है, और ये लगभग 5 साल तक इस इंडिया में रहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिका नाम से। ठीक है, इंडिका में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, देखिए इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य जब ये 4th सेंचुरी BCE में भारत आए थे, तो उस समय भारत कैसा था, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में ये इंडिका में पहली बात बताते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने किस प्रकार रूल किया अपनी प्रजा पर, वो सब के बारे में भी हमें इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। दूसरी बात, इस बुक से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि उस समय मौर्यन काल में प्रोविंसेस पर किस प्रकार से जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। तो म्यूनिसिपल के माध्यम से प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। टोटल 30 मेंबर की ये संस्था होती थी। ठीक है, म्यूनिसिपल जो है 30 संस्था होती थी टोटल, और ये लगभग 6 कमेटी में डिवाइड था और हर कमेटी में 5 मेंबर हुआ करते थे। अब जो 6th कमेटी थी या 6th बोर्ड कह लें, ठीक है, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ये जो 6वीं कमेटी थी, इसका ये रिस्पॉन्सिबल थी सेल्स टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सेल्स टैक्स कलेक्ट किया करती थी। अब उस समय क्या प्रावधान था कि हर किसी को अपनी टोटल अर्निंग का, ठीक है, टोटल 1/10 एज अ सेल्स टैक्स पे करना होता था। ठीक है, अपनी कुल आय का 1/10वां हिस्सा हर सिटीजन को एज अ सेल्स टैक्स पे करना होता था। ठीक, और जो ये टैक्स पे नहीं करता था उसके लिए डेथ पेनाल्टी भी थी। ठीक है, डेथ पेनाल्टी। मेगास्थनीज ने उस वक्त टाउन ऑफिशियल्स को एस्टिनोमोइक के नाम से इस इंडिका पुस्तक में मेंशन किया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग उस समय जो टाउन के ऑफिशियल्स होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, उनको एस्टिनोमोई कहा जाता था। ठीक है, इंडिका में ये चीज़ मेंशन है, इंडिका। अब मेगास्थनीज ने मौर्यन सोसाइटी को टोटल 7 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है,
मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी, 5 साल तक तो ये दरबार में भी रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी कुछ देखा। तो मेगास्थनीज ने मौर्यन सोसाइटी को टोटल 7 कैटेगरी में बांटा, जिसमें इन्होंने कहा कि कई फिलोसोफर्स भी हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, हर्ट्समैन, आर्टिजन, मिलिट्री यानी कि सोल्जर्स हो गए, उसके बाद ओवरसीज और स्पाइस हो गए, स्पाइस मतलब जो खुफिया जानकारी देते हैं ना, एसेसर्स हो गए, ठीक है। तो ये टोटल 7 कैटेगरी में मौर्यन सोसाइटी डिवाइडेड हुआ करती थी। अब मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यन सोसाइटी में किसी भी प्रकार की स्लेवरी नहीं थी, ठीक है, और एक सिस्टम और था कि अदर देन हिज और हर कास्ट कोई मैरिज नहीं कर सकता था, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज बेसिकली अलाउड नहीं थी, ना इंटरकास्ट मैरिज ही अलाउ थी, और ना ही कोई अपने प्रोफेशन के अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन अपना सकता था, ठीक है। मतलब अपनी कैटेगरी के अलावा कोई और दूसरा प्रोफेशन नहीं अपना सकता था। जैसे कि सुनार है तो वो सुनार ही रहेगा, लोहार है तो वो लोहार का ही आगे काम करता रहेगा, ठीक है। अपनी कैटेगरी से बढ़ करके कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं अपना सकता था। ये चीज़ इंडिका में बताई है मेगास्थनीज ने। उसके बाद मौर्यन एम्परर का आर्ट एंड कल्चर के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि पिलर स्क्रिप्चर्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, और उसके बाद स्तूप के आर्किटेक्चर हमने देखा, ठीक है। चंद्रगुप्त का एम्पायर भी हमने देखा कि ईरान, नॉर्थ वेस्ट में ईरान से लेकर के साउथ में जो है कर्नाटका तक फेमस था, ठीक है, फेमस नहीं था मतलब फैला हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2 प्रकार के रेवेन्यू सोर्स हुआ करते थे, भाग और बलि, ठीक है, जिसमें से ऐसा माना जाता था कि जो राजा होता है वो भूमि का स्वामी होता है, ठीक है। तो हर किसी को चूँकि वो स्वामी के क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, राजा के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो सम पोर्शन ऑफ एज टैक्स लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था, लैंड टैक्स के रूप में देना पड़ता था, इसी को भाग कहा जाता था, ठीक है। और बलि भी एक प्रकार का रेवेन्यू ही हुआ करता था। 30 मेंबर की म्यूनिसिपल हुआ करती थी, ठीक है। 6th बोर्ड हमने देखा रिस्पॉन्सिबल था टैक्स कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स का, जिसमें से जो 3rd कमेटी होती है, ठीक है, ये एक प्रकार से सेंसस का काम करती थी, जनगणना का काम, ठीक है, बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करती थी। कौन सी? 3rd कमेटी, ठीक है। अब मौर्यन पीरियड में कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट और उनके नाम है ना, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली नाम दे करके पूछ लिया जाता था कि पर्टिकुलर ऑफिसर का क्या रोल हुआ करता था, तो ये हम जानेंगे, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट एंड देयर नेम्स, ठीक है। जो एग्रोनोमोई था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल हुआ करते थे उस समय। शुल्काध्यक्ष जो थे ये सेल्स टैक्स वगैरह कलेक्ट किया करते थे। यूज टू कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, कई प्रकार के ट्रेड और सर्विस टैक्स जो है कलेक्ट किया करते थे शुल्काध्यक्ष, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है शुल्क है ना, शुल्काध्यक्ष, तो शुल्क को कलेक्ट करने का काम करते थे। शुल्क मतलब टैक्स भी होता है, हिंदी में टैक्स को शुल्क कहते हैं ना। उसके बाद अर्काध्यक्ष, अर्काध्यक्ष माइंस को कंट्रोल किया करता था, ठीक है। सीताध्यक्ष क्या था? ये लैंड क्राउन लैंड यानी कि जो राजा की लैंड की देखभाल किया करता था सीता अध्यक्ष, और राजा की जो भूमि होती थी उसको सीता भी कहा जाता था। राजा की भूमि नहीं, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको सीता कहा जाता था, ठीक है। सीता, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको सीता कहा जाता था। समहर्ता का क्या काम होता था? ये रेगुलेटेड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन को रेगुलेट करता था। भाई रेवेन्यू कैसे कलेक्ट हुआ, किससे कलेक्ट किया जाना है, ये सब काम समहर्ता का होता था। अंतपाल का क्या काम होता था? ये बॉर्डर फ्रंट्स को जो है देख रेख करता था, ठीक है। प्रदेष्टा क्या करता था? ये कमिश्नरीज का एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके बाद पौटवाध्यक्ष करता था चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, ये देखता था कि वेट्स और मेजर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो प्रॉपर ठीक हैं कि उल्टे सीधे तरीके से कुछ भी वेट जो है रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये पौटवा अध्यक्ष इसका जो है देख रेख करता था, वेट सही तरीके से हैं कि नहीं है ना। उसके बाद पान्याध्यक्ष क्या करता था? ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज हुआ करता था। उसके बाद शून्याध्यक्ष क्या करता था? ये स्लॉटर हाउस का चीफ हुआ करता था। उसके बाद पनकोड़का सन्निरोध, ये पेनाल्टी फॉर क्लीनलीनेस,
पन्निका सन्निरोध एक बहुत ही अच्छी जो है प्रैक्टिस थी एक मौर्यन काल में। इसमें क्या होता था कि अगर आप रोड में किसी भी प्रकार की गंदगी कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, तो उसके लिए ये एज अ पेनाल्टी चार्ज लगती थी। ठीक है, पनकोड का सन्निरोध, स्वच्छ भारत अभियान आज का है ना, कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब जानकारियाँ हमें किससे पता चली हैं? मेगास्थनीज के इंडिका से। ठीक है, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र से हमें 2 प्रकार के मौर्यन काल में जो कोट्स होते थे उनके बारे में जानकारी पता चलती है। ठीक है, पहला तो धर्मास्थिया और दूसरा कंटक शोधन। ठीक है, तो 2 प्रकार के कोर्ट हुआ करते थे मौर्यों के टाइम पे। जो धर्मस्थिया होता था, धर्मस्थिया पहले नंबर का जो कोर्ट होता था, ये आज के मॉडर्न सिविल कोर्ट से संबंधित है। सिविल कोर्ट में कैसे कैसे मैटर जाते हैं, पैसे रुपए से संबंधित है ना, जो भी मैटर होते हैं ये सिविल कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो धर्मास्थिया जो होता था वो आज के सिविल कोर्ट के बराबर था। ठीक है, सिविल कोर्ट जैसा काम किया करता था। और जो कंटक शोधन नामक कोर्ट हुआ करता था, ये आज के मॉडर्न क्रिमिनल कोर्ट के बराबर। भाई बड़े बड़े जो है केसेस हो गए, जैसे मर्डर वगैरह हो गया, टेररिज्म वगैरह हो गया, है ना, ये सब क्रिमिनल केसेस में आ जाते हैं। तो जो क्रिमिनल कोर्ट हैं, जो आज का जो क्रिमिनल कोर्ट है, उस समय इनको कंटक शोधन कहा जाता था मौर्यों के कार्यकाल में। ठीक है, तो आज का जो क्रिमिनल कोर्ट है वो मौर्यन काल में कंटक शोधन कोर्ट के नाम से जाना जाता था। कंटक शोधन कोर्ट हुआ करता था। ठीक है, अर्थशास्त्र में ये भी बताया गया है कि डाइवोर्स उस टाइम पे एक कॉमन प्रैक्टिस मानी जाती थी। अच्छा हाँ, एक पोस्ट हम यहाँ पे लिखना भूल गए। नगरक जो होता था, नगरक, ठीक है, नगरक म्युनिसिपालिटी का चीफ हुआ करता था। ठीक है, ये पोस्ट भी लिख लेंगे। इसी को नगरक भी कहते थे और पूर्व मुख्य भी कहा जाता था। ठीक है, बाकी ये सब तो हमने देख ही लिया कि टोटल 6 कमेटी में डिवाइड था, हर कमेटी में 5 मेंबर थे और इस तरीके से टोटल 30 मेंबर की जो है बॉडी हुआ करती थी, जो नगर के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी, है ना। दूसरी बात हमने देखी कि अर्थशास्त्र में ये चीज़ बताई गई है कि डाइवोर्स उस समय पे एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। ठीक है, एक वाइफ को अधिकार था कि वो जो है अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती थी और हस्बैंड को भी अधिकार था कि वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है। ये प्रैक्टिस काफ़ी प्रीवेलेंट थी मौर्यन पीरियड में। ठीक है, वाइफ को अधिकार था कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है 2 कंडीशन में। एक तो या तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, दूसरा या तो उसका जो है हस्बैंड हो वो काफ़ी टाइम से अब्रॉड गया है और वो आया ही नहीं, है ना। तो इस 2 केसेस में वाइफ जो है हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती थी। उसी प्रकार से जो हस्बैंड है उसको भी अधिकार था कि वो अपनी वाइफ को छोड़ सकता है, डाइवोर्स दे सकता है। ठीक है, इसकी भी 2 शर्तें थीं, या तो वो बैरन हो, ठीक है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो, या तो दूसरा एडल्ट्री के केसेस में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थीं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है डाइवोर्स जो काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी मौर्यों के कार्यकाल में। ठीक है, अब इलेक्टेड पंचायत के द्वारा विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सबसे पहले मौर्यों के कार्यकाल में देखा गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मौर्य को कार्यकाल से ही जो है इलेक्टेड पंचायत की जो प्रथा है ये जो है सामने आई हमको। ठीक है, ऑटोनॉमस जो है रूल, ये इलेक्टेड पंचायत क्या करते थे, ऑटोनॉमस तरीके से विलेज पे एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे और विलेज असेंबली को पूरी आज़ादी होती थी, पूरा इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपने डिसीजन को ले सकते थे किसी भी मैटर पे, विलेज से रिलेटेड किसी भी मैटर पे वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते थे। ठीक है, उसके बाद मनुस्मृति में ऐसा मेंशन है कि एक विडोवर हस्बैंड जो होता था उसको अधिकार होता था कि अगर उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन अगर वाइफ का हस्बैंड जो है डेथ कर गया है तो इस केस में एक औरत को आज़ादी नहीं होती थी कि वो दूसरी शादी कर ले। ऐसा किस में कहा गया है, मनुस्मृति में, मनुस्मृति। ठीक है, उसके बाद
जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, ठीक है, जिन्होंने प्रीस्टली कस्टम को फॉलो नहीं किया था, उनको फॉलेन क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है, फॉलेन क्षत्रिय। और ये कौन कौन से थे? शक थे, कुषाण थे, हुण्स थे, उसके बाद प्रतिहार, ठीक है। इन सबको क्या कहा जाता था? फॉलेन क्षत्रिय। क्यों कहा जाता था फॉलेन क्षत्रिय? क्योंकि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रीस्टली जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं किया था, ठीक है। लास्ट मौर्यन रूलर हम देखते हैं बृहदर्थ था, ठीक है। बृहदर्थ लास्ट मौर्यन रूलर था और बृहदर्थ को उनके कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और पुष्यमित्र शुंग ने मार करके शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग था एक कट्टर ब्राह्मण था और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ जो करवाए थे इसको विटनेस किसने किया था? पतंजलि ने, ठीक है, पतंजलि ने किया था। इवन पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है महाभाष्य। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है वो देवभूति होता है, ठीक है। और देवभूति के इनके जो अमात्य होते हैं, ठीक है, वसुदेव इनके अमात्य होते हैं देवभूति के। इनकी कंस्पिरेसी करके हत्या करवा देते हैं, ठीक है, देवभूति की। और फिर जो है अपना ये कण्वा डायनेस्टी फाउंड करते हैं, ठीक है। कण्वा डायनेस्टी के बाद जो है लास्ट रूलर सुशर्मन होते हैं, ठीक है। और ये सुशर्मन को जो है सुशर्मन वॉज डिपोज्ड बाय हिज आंद्रियन सर्वेंट सिमुक, ठीक है। सिमुक जो है सुशर्मन को हरा देते हैं और फिर ये सतवाहन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करेंगे, सिमुक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया मौर्यन डायनेस्टी का थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का। Thank you very much for the discussion. Keep studying.